गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम रीड कर रहे थे ज्योग्राफी का 6 चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट इंडस्ट्री जो हैं इंडिया के अंदर, वो कौन कौन सी हैं और क्या क्या बेनिफिट उनसे हमें हो रहा है। तो ये देखिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का सबसे पहले देखते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। The textile industry occupies unique position in the Indian economy because it contributes significantly to industrial production, employment generation, and foreign exchange earnings. It is the only industry in the country which is self-reliant and complete in the value chain from raw material to the highest value-added products. तो यहाँ पर जो चीज़ें आई हैं ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इसका कंट्रीब्यूशन रहता है बहुत ज़्यादा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यानी कि एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा मिला हुआ है लोगों को इससे। फॉरेन एक्सचेंज यानी कि जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो उसे एक्सपोर्ट भी किया जाएगा, उससे हमें फॉरेन करेंसी मिलेगी। नेक्स्ट है आपका कॉटन टेक्सटाइल्स। इन एंशिएंट इंडिया cotton textiles were produced with hand spinning and handloom weaving techniques. After the 18th century, power looms came into use. Our traditional industries suffered a setback during the colonial period because they could not compete with the mill-made cloth from England. तो कॉटन टेक्सटाइल के बारे में बताया गया है कि 18th सेंचुरी से पहले हम हाथ से कपड़ा बुनते थे इंडिया के अंदर, लेकिन 18th सेंचुरी के बाद जो पावर लूम्स आ गए यानी कि बिजली से इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन्स आ गई थी कपड़ा बुनने के लिए या कॉटन टेक्सटाइल्स बनाने के लिए। कॉलोनियल पीरियड में, कॉलोनियल पीरियड मीन्स जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स थे, तो इस तरह से एक तो हाथ से जो चीज़ बनाई जाती थी उसमें टाइम ज़्यादा लगता था, दूसरा वो कॉस्टली भी ज़्यादा होती थी। जबकि जो मिल मेड क्लॉथ था जो इंग्लैंड से आता था, तो मशीन्स तो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी एक टाइम में, तो इसलिए वो चीप रेट पर अवेलेबल हो जाता था। तो इस तरह से जो मिल मेड क्लॉथ था उसकी डिमांड बढ़ती चली गई और जो हमारा हैंडमेड कॉटन था, कॉटन क्लॉथ था, उसकी डिमांड जो है वो कम होती चली गई। उसके बाद द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल वॉज इस्टेब्लिश्ड इन मुंबई इन 1854। The two world wars were fought in Europe. India was a British colony. There was a demand for cloth in UK. Hence, they gave a boost to the development of the cotton textile industry. तो इस तरह से एक बूम आ गया था इंडिया के अंदर कॉटन टेक्सटाइल का। उसके बाद हम देखते हैं कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है वो कहाँ कहाँ है। देखिए, हमने सब पहले पढ़ा था कि जो इंडस्ट्रीज़ है उसके लिए एक आइडियल लोकेशन कौन सी होती है कि इंडस्ट्रीज़ को कहाँ पर इस्टेब्लिश किया जा सकता है। तो हमने पढ़ा कि जहाँ रॉ मटेरियल ईज़िली अवेलेबल हो जाए, ये सबसे पहली कंडीशन होती है किसी भी इंडस्ट्री के लिए। तो वो कहाँ पर है, देखिए कॉटन ग्रोइंग बेल्ट कहाँ है, महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा कॉटन इंडस्ट्रीज़ हैं। Availability of raw cotton market, transport including accessible port facilities, labor, moist climate contributed towards its localization. This industry has close links with agriculture and provides a living to the farmers, cotton ball pluckers and workers engaged in ginning, spinning, weaving. तो ये सारी की सारी प्रोसेस इनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। कहने का मीन ये है कि जितने भी लोग हैं यहाँ पर एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं उन सभी को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है किसी न किसी तरीके से, चाहे वो पैकेजिंग करना हो, डाई करना हो, डिज़ाइनिंग करना हो या टेलरिंग करना हो, सेविंग करना हो। द इंडस्ट्री बाय क्रिएटिंग डिमांड सपोर्ट्स मैनी अदर इंडस्ट्रीज सच एज केमिकल्स एंड डाइज, पैकेजिंग मटेरियल्स एंड इंजीनियरिंग वर्क्स। While spinning continues,
to be centralized in Maharashtra, Gujarat, and Tamil Nadu. Weaving is highly decentralized to provide scope for incorporating traditional skills and designs of weaving in cotton, silk, zari, embroidery. India has world class production in spinning. तो इस तरह से हम देखते हैं कि वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन है और इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है, अच्छा फैब्रिक जो है वो हमें मिल जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं the handspun khadi provides large scale employment to weavers in their homes as a cottage industry। अब देखिए, why did महात्मा गांधी lay emphasis on spinning yarn and weaving khadi? तो इन्होंने क्यों कहा कि यार्न यानी कि स्पिन करो यार्न को, जो धागा होता है, सूत जिसको हम बोलते हैं, कॉटन से बनाया जाता है, और खादी वीविंग खादी। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था कि जो अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा जनरेट नहीं होगा, जबकि अगर यार्न को स्पिन करेंगे तो ज़्यादा लोगों की ज़रूरत रहेगी, खादी को वीव करेंगे तो ज़्यादा लोगों की ज़रूरत रहेगी, इसलिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और अच्छी जो जिनको डिज़ाइंस वगैरह अच्छे आते हैं वो अच्छे से उसको बना पाएंगे और इस तरह से उनके जो लिवलीहुड है उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। Why is it important for our country to keep the mill sector loomage lower than power loom and handloom? ये वही बात है। उसके बाद आता है आपका इंडिया एक्सपोर्ट्स यार्न टू जापान। आपकी बिजनेस कहाँ कहाँ होता है, और उसके बाद बिजनेस होगा, एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें फॉरेन करेंसी भी मिलेगी। उसके बाद ये देखिए, ये मैप दिया गया है, ये मैप आपको फिल करना है। सबसे पहले आप कॉटन टेक्सटाइल को देख लें जो ब्लैक डॉट में है। मुरादाबाद, कानपुर, आगरा या अपनी यूपी के अंदर देखिए। उसके बाद अगर आप नीचे मध्य प्रदेश में आएंगे, उज्जैन, देवास, इंदौर, अहमदाबाद में जाएंगे, पोरबंदर, राजकोट, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत। उसके बाद महाराष्ट्र में पुणे, औरंगाबाद, मुंबई, जलगांव, वर्धा। तमिलनाडु में अगर हम देखते हैं चेन्नई, मदुरई, कोयम्बटूर। वेस्ट बंगाल में हम देखते हैं हुगली, हावड़ा, मुर्शिदाबाद। तो इस तरह से ये हमारे मेन सेंटर हैं जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर इस्टेब्लिश की गई है। इस तरह से वुलन के दिए गए हैं, इस तरह सिल्क टेक्सटाइल के। तो ये मैप आप फिल करेंगे। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज हुआ है और वो ये है कि why is it important for us to improve our weaving sector instead of exporting yarn in large quantities? अब ये कहता है कि हमें अपना वीविंग सेक्टर जो है उसे ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हमें यार्न यानी कि जो धागा, जो सूत है, उसको एक्सपोर्ट ना करें हम ज़्यादा, बल्कि हम यहीं पर वीविंग सेक्टर को इम्प्रूव करें ताकि हम खुद क्लॉथ बनाएं। अब देखिए यहाँ पर इसका रीज़न है, सपोज दैट यार्न इज सोल्ड एट ₹85 पर kg किलोग्राम। इफ़ इट इज़ सोल्ड एज अ ट्राउज़र इट फैचेज ₹800 पर किलोग्राम। वैल्यू इज एडेड एट एवरी स्टेज फ्रॉम फाइबर टू यार्न टू फैब्रिक एंड टू गारमेंट। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हम यार्न भेजेंगे तो वो उसकी जो वैल्यू है वो कम रहेगी,
जबकि हम फाइनल प्रोडक्ट जब तैयार करेंगे, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट जब बनकर तैयार हो जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो वैल्यू इंक्रीज होगी तो क्या होगा, अगर हम फाइनल प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें फॉरेन एक्सचेंज वो है ज़्यादा मिलेगा। इसलिए ये कहा गया है कि हमें यार्न एक्सपोर्ट करने की बजाय हमें अपने वीविंग सेक्टर को इम्प्रूव करना होगा। और उसके बाद आता है जूट टेक्सटाइल्स। जूट टेक्सटाइल की कुछ खास बातें हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रॉ जूट का, जूट गुड्स का। एट सेकेंड प्लेस एज एन एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश। मोस्ट ऑफ द मिल्स आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में है ज़्यादातर। हुगली रिवर इन अ नैरो बेल्ट। फर्स्ट जूट मिल कोलकाता के नज़दीक रिसरा में लगाई गई थी 1855 में। 1947 में जो जूट मिल्स है वो इंडिया में रही, बट 3/4 ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया वेंट टू बांग्लादेश, और जो 3/4 एरिया जो है वो बांग्लादेश में चला गया था। अब फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो रिस्पॉन्सिबल है जो जूट इंडस्ट्री के लिए। जूट प्रोड्यूसिंग एरिया, इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज, रोडवेज, वाटरवेज, abundant water for processing raw jute, cheap labor from West Bengal and adjoining states of Bihar, Odisha, Uttar Pradesh. Kolkata as a large urban center provides banking, insurance and port facilities for exports of jute goods. अब ये तो थे कि वो जूट इंडस्ट्री जो है वहाँ पर क्यों लगाई गई। अब चैलेंजेस कौन कौन से हैं इस इंडस्ट्री के सामने, जूट इंडस्ट्री के सामने। इंक्लूडिंग स्टिफ कंपटीशन इन द इंटरनेशनल मार्केट फ्रॉम सिंथेटिक सब्सटीट्यूट्स। अब सिंथेटिक मटेरियल आ गए हैं ना, जैसे हम देखते हैं कि कई बार प्लास्टिक के जो पैकेट हम लेके आते हैं बाज़ार से, तो वो सारी चीज़ें उनसे कंपटीशन हो गया है इनका। और जो दूसरे कंपटीटर्स हैं बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, इजिप्ट, थाईलैंड, इनसे भी कंपटीशन है। इंटरनल डिमांड हैज़ बीन ऑन द इंक्रीज ड्यू टू द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ मैंडेटरी यूज़ ऑफ जूट पैकेजिंग। वो तभी तो बढ़ेगी ना जब गवर्नमेंट पॉलिसी जो है वो मैंडेटरी करेगी, वो ये कहेगी कि हाँ आप जूट आप जूट बैग्स का यूज़ कीजिए, जूट से बनी चीज़ों का यूज़ कीजिए, तभी तो डिमांड उसकी इंक्रीज़ होगी। To stimulate demand, the products need to be diversified. The main market are USA, Canada, Ghana, Saudi Arabia, UK and Australia. The growing global concern for environment-friendly, biodegradable materials has once again opened the opportunity for jute products. लेकिन जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्लोबल कंसर्न बढ़ रहा है कि इन्वायरमेंट जो है वो पोल्यूटेड होता जा रहा है, तो उसके रीजंस हैं कि प्लास्टिक का यूज़ किया जा रहा है या दूसरे चीज़ों का यूज़ किया जा रहा है, तो उन सबको रोका जाए और उसकी जगह जो बायोडिग्रेडेबल है या जो इको फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, उन मटेरियल्स का यूज़ किया जाए। इस तरह से जूट प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है वो आगे बढ़ने वाली है। ये एक अपॉर्चुनिटी दोबारा से उसके लिए ओपन हो चुकी है।